हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का पहला अध्याय भारतीय संविधान। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर बच्चों सबसे पहले बात करेंगे पाठ के आंतरिक प्रश्नों की। आंतरिक प्रश्न का मतलब आप जानते हैं ना। आंतरिक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो पाठ के बीच बीच में पूछे होते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, पाठ के बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे होते हैं, तो उनके उत्तर हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 6 पर। ठीक है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 6 पर देखें, आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, मूलभूत शब्द का अभिप्राय है मौलिक या आवश्यक। उदाहरण के लिए यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। और ये प्रश्न आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 6 पर ही। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है। तो जानते हैं आप बच्चों क्या फर्क होता है, आपने पाठ में पढ़ा होगा। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 13 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 13 नंबर पेज पर देखें। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे सबसे पहले राज्य लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखें। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे आप लिखेंगे सरकार। और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनावों के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 14 पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 14 पर देखें, आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसमें पूछा है, नंबर 1 है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो ये कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 2 है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। और तीसरा है यहाँ पर, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और चौथा है यहाँ पर, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और पहले का लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, दूसरे में आप लिखेंगे उत्तर में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तीसरे का उत्तर लिखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और चौथे का उत्तर लिखेंगे बच्चों समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जानते हैं ना आप कैसे हमारे देश में महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चौथे में समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न आपके लिए, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 15 पर। ठीक है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 पर। और उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, हमारे मूल कर्तव्य लिखेंगे, हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना। ठीक है,
तीसरा लिखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पर लिखेंगे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। आई बात समझ में। 5वें नंबर पर लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है बच्चों, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद शुरू होते हैं आपके लिए चित्र आधारित प्रश्न। और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है, और ये प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पर। ठीक है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 7 पर देखें। ठीक इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपको एक चित्र भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है। वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर सहपाठी को तंग करता है तथा शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा सजा दिलवाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। और यहाँ पर है कै आपके लिए, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। ठीक है। अगला है ख, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। अगला है ग, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों ख, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ठीक है। फिर लिखेंगे ग, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उपरोक्त चित्र कथा पट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 8 पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 8 पर देखें। ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और ये चित्र भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे लड़कियां अल्पसंख्या में हैं। ठीक है। दूसरा लिखेंगे लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में जाता है। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। आई बात समझ में। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 9 पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 9 पर देखें बच्चों। ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार से एक चित्र भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं शबनम ने टीवी न देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर लिए। इन अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए और शबनम ने उन प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा। ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे मैं भी वही करता या करती जो शबनम ने किया। अगर आप लड़का हैं तो करता लिखें, और अगर लड़की हैं तो करती लिखें। ठीक है। तो जो शबनम ने किया वही करती या वही करता। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों की। आप देखें अपनी पाठ्य पुस्तक में, जहाँ पर आपका पाठ पूरा हो जाता है वहाँ पर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पाठ के अंत में। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जानते हैं आप बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा क्यों पड़ती है संविधान की जरूरत। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे संविधान की जरूरत और हेडिंग डालकर लिखें बच्चों। नंबर 1, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा लिखेंगे यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है। तीसरा लिखेंगे संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। अगला है बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए, नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए।
पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। और आप देख सकते हैं बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न में आपको ठीक इसी प्रकार का एक कॉलम दिखाई देगा। इसके दो कॉलम बने हुए हैं। पहला यहाँ पर देख सकते हैं आप 1990 का नेपाल का संविधान और दूसरा 2007 अंतरिम संविधान, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 7 कार्यपालिका, यहाँ पर भाग 5 कार्यपालिका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियाँ। नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 37 कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी मंत्री परिषद में निहित होंगी, ठीक है। आगे यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? अगर है तो क्यों? उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित हैं, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद के हाथ में रहेंगी, ठीक है। नंबर 2, हाँ नेपाल को नए संविधान की जरूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? तो जानते हैं आप बच्चों क्या होता? उत्तर में आप लिख सकते हैं अगर शक्ति पर कोई अंकुश नहीं हो तो, और हेडिंग डालकर लिखें नंबर 1 निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे वह किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। नंबर 3 लिखेंगे वह अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परिस्थितियाँ क्या है। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। अगला देखें ख एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसी प्रकार से गैर देखें आप यहाँ पर एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। और गह है बच्चों 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो क्या होगा आपका उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे नंबर 1 महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर की भूमिका निभाती हैं, ठीक है। दूसरे के लिए आप लिखेंगे बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है, ठीक है। तीसरे के लिए लिखेंगे आप मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है, ठीक है। और चौथे के लिए आप लिखेंगे गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है बच्चों नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों यह है मुख्य आयाम और यह है महत्व, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं संघवाद, फिर है शक्तियों का बंटवारा, फिर है मौलिक अधिकार, फिर संसदीय शासन पद्धति। तो यहाँ पर आपको इस कॉलम को भरना है। तो किस प्रकार से आप क्या लिखेंगे बच्चों, आइए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों नंबर 1 संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है तथा 3 स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे आप सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, ठीक है। तीसरे के लिए आप लिखेंगे मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और चौथे में आप लिख सकते हैं देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है।
आई बात समझ में? और आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ोसी देशों के नाम हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, तो आपने राज्यों के नाम लिखने हैं। कौन कौन से राज्य हुए हैं बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर में लिखेंगे उन भारतीय राज्यों के नाम जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं, निम्नलिखित हैं। और सबसे पहले क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। ठीक है, इससे मिलती हैं सीमाएं पश्चिमी बंगाल की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की। ठीक है, अगला है ख, भूटान से किसकी मिलती हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और फिर है ग, नेपाल से किसकी मिलती हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।